Dear student, welcome at our YouTube channel Prabal Biology. I am Dr. Abhishek Pandey. Today we discuss memory tester for test paper. तो चलिए बच्चों पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ द फादर इन अ फैमिली हैज अ डिजीज फील द मदर इज नॉर्मल। तो क्वेश्चन को आप साथ में समझते चलिए। फादर फैमिली में है जिसको डिजीज है और ये मदर जो है नॉर्मल है। द डॉटर ओनली आर इनहेरिटेड बाय दिस डिजीज, और केवल डॉटर ही इस डिजीज से इनहेरिटेड होती है। नेम दिस टाइप ऑफ डिजीज। तो जैसा पेडिग्री के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, आसानी से इसको समझने के लिए आप एक पेडिग्री का चार्ट बना लेते हैं जिससे ये आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और चार्ट ना भी बनाएं तो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, बट जल्दी कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आप एक पेडिग्री का चार्ट बना सकते हैं। जैसे इसमें मैंने दिखा दिया है कि इस पेरेंट के कुछ डॉटर और कुछ सन को यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है इसमें से। पहले ए ऑप्शन में दिया गया है ऑटोसोमल रिसेसिव और बी ऑप्शन में दिया गया है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ये पता चलता होगा कि इसमें बता रहा है कि केवल डिजीज जो हो रही है वो डॉटर्स को हो रही है। और जब आप पेडिग्री के क्वेश्चन किए होंगे या मैंने ही आपको पेडिग्री जो है चार्ट के कुछ रूल्स दिए होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, दैट इज द ऑटोसोमल डिजीज के केस में मेल और फीमेल इक्वल प्रोपोर्शन में डिजीज से अफेक्टेड होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है, बट यूजुअली ज्यादातर देखने को मिलता है कि ऑटोसोमल डिजीज के केस में डॉटर और सन इक्वल प्रोपोर्शन में डिजीज से अफेक्टेड होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बता रखा है कि डिजीज से केवल डॉटर ही इनहेरिटेड होती है फादर से, सन को डिजीज नहीं हो रही। तो इसका मतलब सन को अगर नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल का रूल इस पे फॉलो नहीं होगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये ऑप्शन कट हो जाएंगे। अब बचे सेक्स लिंक रिसेसिव और सेक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, अब इन दोनों में अगर हम लोग देखें कि ये डिजीज जो है केवल बता रहा है कि फादर जो है क्या है, डिजीज है। तो इसमें ये फादर वाले जो है सिंबल को हमने फिल कर दिया, दैट इज ये डिजीज हो गया, और मदर जो है ये नॉर्मल है। अब डिजीज जो है केवल डॉटर को जा रही है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये डॉटर को डिजीज जा रही है। ठीक है, डॉटर इनहेरिटेड हो रही है। सपोज दैट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 3 डॉटर इस डिजीज से अफेक्टेड हैं। तो अगर ये सेक्स लिंक रिसेसिव या डोमिनेंट का केस अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम यक्स और वाई इनके सिंबल को बना लेते हैं और मदर का जो सिंबल है वो यक्स यक्स, मदर को इसने नॉर्मल दिखाया है। ठीक है, अब एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे कि डॉटर को अफेक्टेड हो रहा है तो वाई से कुछ इसका मतलब नहीं है, यक्स लिंक ही जो है डिजीज होगी। अब जो है सपोज दैट मान लीजिए कलर ब्लाइंड है या हीमोफीलिया का कोई भी डिजीज है तो मैंने यक्स पे ऐसे बना दिया, यक्स ये डिजीज वाला है। और अगर आप सोचिए कि जब ये डॉटर का जो है फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो है एक यक्स इनको मिलते हैं फादर से। मैंने मान लिया कि ये जो है यक्स इनको मिल गया फादर से, क्योंकि फादर के पास में जो यक्स है ये डिजीज वाला है। ठीक है, और एक यक्स इन्हें मिल गया कहाँ से, मदर से। ऐसे सारे जो है जितने भी डॉक्टर्स हैं सब में एक एक्स इनको मिलेगा कहाँ से, फादर से, और एक एक्स मिलेगा इन्हें मदर से। जो फादर से मिलेगा वो जो है अपने ऊपर जीन रखेगा डिजीज वाला। ठीक है, अब आप इस चीज को सोचिए कि अगर ये रिसेसिव डिजीज होता, सी ऑप्शन अगर हम करेक्ट मानते, तो क्या जो है रिसेसिव डिजीज एक एक्स पे जीन होने से क्या अफेक्ट हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, रिसेसिव डिजीज में दोनों एक्स पे डिजीज के जीन होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है रिसेसिव वाला भी नहीं होगा सेक्स लिंक, ये केवल जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि सेक्स लिंक डोमिनेंट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं।
इसमें दिया गया है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर ज्वाइंट बाई, ठीक है, इसमें दो न्यूक्लियोटाइड जो भी होते हैं आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं। तो जब आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता होता है कि एक तरफ जो है थर्ड कार्बन से और दूसरी तरफ फिफ्थ कार्बन से जो है ये बॉन्ड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड में। अब ये न्यूक्लियोटाइड अगर जो है मैंने यहाँ पे शार्ट में लिख दिया, अगर आप इस स्ट्रक्चर को बनाते तो जो है आसानी से आप इस चीज़ को और भी समझ सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज दैट ये पेंटोज मैंने एक बना दिया और इसका जो है ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकंड कार्बन हुआ, ये थर्ड कार्बन हुआ, ये फोर्थ कार्बन हुआ और यहाँ पे जो है CH2OH का ग्रुप होता है, ये फिफ्थ कार्बन हुआ। ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे और दिखा दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे इस केस में भी ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन और यहाँ पे जो है ये पांचवा कार्बन। अब यहाँ पे जो फास्फेट ग्रुप होता है, ये फास्फेट ग्रुप एक तरफ जो है थर्ड कार्बन से, दूसरी तरफ पांचवें फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे ये फास्फोएस्टर, ये भी फास्फोएस्टर, दोनों को मिला के हो गया फास्फोडाइस्टर। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, वो किससे जुड़ते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन अ कोर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में आपको ये बताया गया था कि कोर पार्टिकल जो बने होते हैं वो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन के बने होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो इसमें बताया गया व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द प्रोजेनी इफ द फादर इज नॉर्मल, will the mother has one gene for hemophilia and one gene for color blindness on one of the X chromosome, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे फोकस करिएगा, नहीं तो कई बच्चे जो है इस पे छोटी छोटी गलती कर देते हैं। कैसे? जैसे इसने बताया है कि जो फादर है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो फादर है ये कैसा है, ये नॉर्मल है। और जब फादर नॉर्मल होगा तो आप खुद देखिए XY दोनों पे डिजीज वाले किसी पे जीन नहीं होंगे। और जो मदर है यहाँ पे बताई गई है, मदर में आपको पता है कि मदर के केस में, ठीक है, मदर के केस में 2 X होते हैं सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। तो 2 X में अब इसने क्या बोला है, क्वेश्चन पे आप फोकस करिएगा, द मदर हैज वन जीन फॉर हीमोफीलिया and one gene for color blindness on one of the X chromosome। दोनों X में से किसी एक X पे ही, सपोज दैट मैं इस X पे मान लेता हूं कि एक जीन है कलर ब्लाइंडनेस का और एक जीन है हीमोफीलिया का, तो यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही X पे यहाँ पे हीमोफीलिया का और कलर ब्लाइंडनेस का दोनों का जीन जो है पाया जा रहा है। अब आप जो है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग, वैसे ही जो है अगर आप इसमें एक बना लेते हैं चार्ट तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चों हमने ऐसे 4 स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सपोज दैट लिख दिया फादर वाला क्रोमोसोम और यहाँ ऊपर हमने लिख दिया मदर वाला क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही X पे दोनों जीन थे, एक था कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है, और दूसरा हीमोफीलिया का था, दोनों मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जाइगोट बनेंगे, ये XX ये डॉटर बनी, ये X और X ये भी डॉटर बनी और यहाँ पे दोनों जीन को मैंने एक ही क्रोमोसोम पे रख दिया, ठीक है। अब जो है उसके बाद में यहाँ पे फिर से हमने दूसरे Y वाले कॉलम में X के साथ में Y मिलके जाइगोट बनाया और इस जो है X यहाँ पे ये जो है डिजीज वाला है, याद रखना है, और यहाँ पे Y है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखें, ये तो हो गए टोटल 4 चिल्ड्रन, जिसमें से आप देख रहे हैं कि डॉटर जो हैं, क्योंकि ये डिजीज दोनों रिसेसिव डिजीज होती हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, तो ये जो है टोटल जो आपको यहाँ पे 2 डॉटर 4 चिल्ड्रन में 2 डॉटर हैं और 2 सन हैं। भाई ये दोनों सन हो गए XY वाले और ये दोनों हो गए डॉटर। तो दोनों डॉटर में आप देख रहे हैं एक डॉटर तो नॉर्मल है और दूसरी डॉटर भी डिजीज के लिए नॉर्मल है, बट ये कैरियर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है कि ये 25% डॉटर जो है, ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए 25% डॉटर कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों के लिए
हो जाएंगी कैरियर। कैसी हो जाएंगी? कैरियर, ठीक है। और 25% कैसी हो जाएंगी? नॉर्मल। और अगर हम जो देखते हैं सन के केस में, ठीक है, तो अगर केवल जो है 25% आएगा डॉटर तब जब हम आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन में देखेंगे। अगर 25% आप तब बोलेंगे जब आप आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन के बारे में दें, आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन पे आप निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इन 4 बच्चों में जो है कितने परसेंट डॉटर ऐसे हैं जो डिजिट के लिए कैरियर है, तब तो 25% आएगा। लेकिन अगर केवल ओनली डॉटर बोलेगा तो आएगा 2 डॉटर में 1 डॉटर जो है कैरियर है, एक नॉर्मल है, तो 50% डॉटर कैरियर हो जाएंगी। ऐसे ही आप जो है चिल्ड्रन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टोटल चिल्ड्रन में आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन कितने परसेंट चिल्ड्रन ऐसे हैं सन वाले जो डिजीज से अफेक्टेड हैं, तो आप कह सकते हैं कि 25%। लेकिन अगर सन के केस में बोलेगा तो आप कह सकते हैं कि 50% जो है इसके जो है सन है वो क्या है? टोटल 100%, दैट इज 2 सन में 50% सन ऐसे हैं जो डिजीज वाले हैं, अफेक्टेड हैं। कैसे हैं? जो डिजीज वाले हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो ओनली डॉटर आर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, नहीं कोई भी डॉटर ऐसी जो है ना हीमोफिलिक है ना कलर ब्लाइंड, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोथ सन एंड डॉटर विल बी हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, नहीं सन तो डिजीज वाला कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक है, बट जो है डॉटर कैरियर तो हैं लेकिन डिजीज वाली कोई भी नहीं है। सी ऑप्शन को देखें, 50% हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन एंड 50% नॉर्मल, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और डी ऑप्शन को देखें, 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड डॉटर एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका आएगा जो है सी, करेक्ट आएगा 4th का, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाय द mRNA सीक्वेंस। यहाँ पे mRNA का सीक्वेंस बताया गया 5 to 3 रिडक्शन में। इफ एडिनोसिन रेजिड्यू इंजेक्टेड आफ्टर 12th न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पे 12th न्यूक्लियोटाइड अगर हम लोग देखें तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ठीक है, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो है 12वें के बाद में आफ्टर 12 न्यूक्लियोटाइड, तो आप 1 2 काउंट जरूर करिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे जो है गलत हो जाते हैं। ये हमारे ने 5 to 3 डायरेक्शन में आप काउंटिंग करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, ये जो है 10th, ये 11th और ये 12th। तो 12th के बाद में यहाँ पे उसने जो है इंजेक्ट किया है एडिनोसिन को। तो आप अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप जो है इंक्लूड कराएंगे तो जो है अब क्या बनेगा। एक तो इस तरीके से देखना होता है, ठीक है, कि कितनी न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। भाई 3-3 का आप कोडान बना लेते हैं, 3-3 का सेट। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जैसे ही आप जो है सॉल्व करना शुरू किए थे तो अब कुछ लोग छोटी सी गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? पहले जैसे ये नंबरिंग मैंने करके आपको दिखाया तो इसी तरीके से काउंट करना शुरू कर देते हैं। इस चीज को आप बिल्कुल अपने मन में बैठा लीजिए। कभी भी अगर बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना होता है कि जिस नंबर पे आपको बोल रहा है कहीं उसके पहले कोई स्टॉप कोडान तो नहीं है, क्योंकि स्टॉप कोडान के जो है बाद, स्टॉप कोडान के बाद में कोई भी जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, कोई अमीनो एसिड जो है नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि स्टॉप कोडान पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है रुक जाती है, टर्मिनेट वहां पे हो जाता है। तो आप खुद देखिए ये जो यहाँ पे 7th 8 9 ये तीनों जो है न्यूक्लियोटाइड मिलके यहाँ पे बना रहे हैं स्टॉप कोडान। क्या बना रहे हैं? स्टॉप कोडान। तो यहाँ पे जो है अब जो यहाँ पे हमें जो है अमीनो एसिड दे रहा है, ये देगा एक अमीनो एसिड, ठीक है, और उसके बाद में सी से फिर UCA से एक अमीनो एसिड हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमें तो खाली 2 ही अमीनो एसिड मिल रहे हैं, एक जो है CCC और एक UC ये दे रहा है, जबकि उसके बाद स्टॉप कोडान आ गया है। तो अगर स्टॉप कोडान के बाद में कितने भी न्यूक्लियोटाइड जो है चाहे जोड़े जाएं चाहे निकाले जाएं, ठीक है, उससे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। तो स्टॉप कोडान के पहले अगर इंजर्ड किया जाता या डिलीट किया जाता तो प्रोटीन बनते समय अमीनो एसिड के नंबर में डिफरेंस आ जाता, बट स्टॉप कोडान के बाद में यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है 12th न्यूक्लियोटाइड के बाद में, तो इस क्वेश्चन पे हमें ना काउंट करने की जरूरत है, ठीक है।
और ना जो है बस इतना देखना है कि कहीं स्टॉप कोडान के अंदर तो जो है डिलीट या इंजर्ट नहीं किया जा रहा है। अंदर किया जाएगा तब तो अमीनो एसिड के नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद किया जाएगा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो है 12 के बाद में चाहे जो है एक न्यूक्लियोटाइड चाहे कितने भी न्यूक्लियोटाइड को इंजर्ट किया जाए या जो है डिलीट किया जाए तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C2 अमीनो एसिड। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप स्टॉप कोडान को देखिएगा, उसके बाद आप काउंट करना शुरू करिएगा। अगर उसके बाद में काउंटिंग में आ रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो स्टॉप कोडान के पहले 2 ही जो है अमीनो एसिड बन रहे थे, 2 ही जो है कोडान थे। स्टॉप कोडान के बाद में कितना भी जोड़ा जाएगा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5th वाले का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अमीनो एसिड। आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन को। प्रिप्नोबॉक्स इज कंसेंसस ऑफ बेस। यहाँ पे आपको बताया गया ई कोलाई में कि कितने होते हैं जो है ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे। तो ये प्रिप्नोबॉक्स जो होता है ये आप TAT रीजन को बोलते हैं। ये वो रीजन होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होते समय आरएनए पॉलीमरेज जो है आके जो है रुकता है। उसके रुकने का ये सैडल लाइक एरिया होता है, यहाँ पे वो स्टेबलाइज होता है। उसके बाद सिग्मा फैक्टर को जोड़ के अपने साथ और जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कराता है। अगर ये यूकैरियोटिक होता है तो आप बोलते हैं TAT टाटा बॉक्स। अगर प्रोकैरियोट है तो उसमें इसे प्रिप्नोबॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है सबसे पहले इनिशिएशन के टाइम पे। ठीक है, आप स्टीम रीजन पे तो ध्यान रखिएगा इसे, ये TAT। ठीक है, एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी बूस्टर में भी इस चीज को आपने देखा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कंटेंट। तो ये भी डेटा आपको याद ही करना होता है। 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है हैप्लॉइड में, और डिप्लॉइड में जो है ये 6.6 × 10⁹ होता है। हैप्लॉइड का पूछा है इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 8th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। आपको पता है कोडिंग सीक्वेंस को जो है एक्सप्रेस सीक्वेंस भी बोलते हैं। ये एक्सॉन को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, और अगर जो है इंटर्न होता तो उसे इंटरवेनिंग सीक्वेंस आप कहते हैं। तो स्प्लिट जीन में कोडिंग सीक्वेंस जो यूजफुल जो है यूकैरियोट्स में यूजफुल पार्ट बनाएगा एक्सॉन। ठीक है, इसे बोलेंगे कोडिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। 10th टेस्ट क्रॉस डिटरमाइन। आपको पता है बताया भी गया था, टेस्ट क्रॉस जो है जब भी कभी हम क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं तो F1 में तो पता ही है कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बनते हैं, जैसे कैपिटल T स्मॉल t बन रहे थे पाइथन सटाइवम केस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। और F2 में 3:1 के रेशियो में जो है टॉल और डॉग बनते हैं। और टॉल में आपको पता है कि जो है 1/4 जो है वो होमोजाइगस होते हैं, और जो है उसके अलावा जो है 1/2 50% टोटल के जो है वो हेटेरोजाइगस होते हैं। तो वहाँ हम जो है नार्मली देख के नहीं बता पाते हैं कि इसका जो है फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप तो दिखता ही है, तो जीनोटाइप F2 प्लांट का पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे। 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द जीन फॉर 7 कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल आर लोकेटेड ऑन। तो ये भी आपको पता है, इसके जो जीन होते हैं ठीक है ये टोटल 4 क्रोमोजोम पे पाए जाते हैं, और उन क्रोमोजोम का नंबर भी आपको पता होगा। वो 1st क्रोमोजोम, 4th क्रोमोजोम, 5th क्रोमोजोम और 7th क्रोमोजोम 1 4 5 7 क्रोमोजोम पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं। मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म। अभी एनसीईआरटी के पॉइंट से ही जो है क्वेश्चन है, आपको पता है मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टर्म उन्होंने दिया था टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन on a chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चों इस क्वेश्चन में पेडिग्री का ये क्वेश्चन है। अगर इसको आप देखें तो ये पेडिग्री शोन बिलो फॉर अ डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज आपको बताई गई है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ फर्स्ट जनरेशन, इसका जेनेटिक मेकअप आपको बताना है। एक चीज देखिए इसमें ये इसका सन अफेक्टेड है। आपको ये बताया गया है कि अगर रिसेसिव डिजीज है और उसके जो है कोई भी डॉटर या जो है सन अफेक्टेड होते हैं, उस केस में दोनों पेरेंट मदर और फादर दोनों को जो है हेट्रोजाइगस होना चाहिए, तभी अपने बच्चों में वो डिजीज शो करेंगे। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि अगर ये दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, ऑटोसोमल के केस में नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, तो इस दोनों के पास में एक एक जो है रिसेसिव डिजीज रिसेसिव जो है जीनोटाइप का सिंबल होना चाहिए।
अदरवाइज जो है ये डिजीज अपने जो है ऑफ स्प्रिंग में नहीं जो है पहुंच पाएंगे। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ये, ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, इसके बारे में आपको देखना है। तो फेनाइल कीटोन्यूरिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम 11, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट मैच है। जबकि थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल है और हीमोफीलिया ये एक्स लिंक होता है, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में भी मैच करने के लिए आपको बताया गया है X0 मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, X0 मेथड ऑफ ये होता है इंसेक्ट में, तो ये हो जाएगा ग्रासहोपर, याद रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे देखते हैं फिर XY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये होना चाहिए मेल हेटेरोगैमेटिक, ठीक है, और कैरियोटाइप 45, और कैरियोटाइप 45 जो होता है ये होता है जो है टर्नर सिंड्रोम। ZZ मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डी, ये होता है फीमेल हेटेरोगैमेटिक बर्ड के केस में। इसमें जो है ये यहाँ पे गलत टाइपिंग है, मिस्टेक है, ये होना चाहिए मेल, और तभी जो है आप यहाँ पे XY सेक्स डिटर्मिनेशन को इंडिकेट कर पाएंगे, ये होगा जो है मेल होमोगैमेटिक, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आएगा 14 का, ए का जो है मैचिंग हो गया थर्ड से, ए का थर्ड से, और बी का हो गया जो है बी का हो जाएगा फोर्थ से, सी का हो जाएगा फर्स्ट से, और डी का हो जाएगा जो है सेकंड से। तो आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा मैचिंग का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट एलोंगेट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ से कहाँ एलोंगेट होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब जो है रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन फॉक का जब फॉर्मेशन होता था बेटा, तो ये था 3 to 5 स्टैंड, और ये था 5 to 3 स्टैंड, और 3 to 5 स्टैंड पे यहाँ पे लीडिंग स्टैंड 3 to 5 को बोलते थे, यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता था, और टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉक होता था। बट जो है 5 to 3 पे यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट में होता था, और ये जो है आप बोलते थे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ये रेप्लिकेशन फॉक से अभी जा रहा था, दूर जा रहा था, तो लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉक, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप रिमाइंड करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल इन विच बोथ स्टैंड हैव रेडियोएक्टिव थायमिडीन इज परमिटेड टू रेप्लिकेट। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, जो है 2 स्टैंड है, इन दोनों स्टैंड में इसने जो है इस चीज़ को नोटिस करिएगा, इन दोनों स्टैंड में सपोज करिए इसने बताया है रेडियो एक्टिव थायमिडीन है, ठीक है, इन दोनों स्टैंड में जो थायमिडीन है वो है रेडियो एक्टिव, ठीक है, थायमिडीन को दिखा दिया हमने रेडियो एक्टिव। और उसके बाद बोल रहा है कि जो है इसे परमिटेड किया गया टू रेप्लिकेट इन इन्वायरमेंट दैट कंटेन नॉन रेडियो एक्टिव थायमिडीन, इसे आगे जो है इसका रेप्लिकेशन करवाया जा रहा है ऐसे मीडियम में जो मीडियम कैसा है, तो नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है, वो मीडियम सपोज दैट यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव दिखाया गया है। अब ये मीडियम हो गया, मैंने दिखा दिया थायमिन नॉन रेडियो एक्टिव को, तो मैंने दिखा दिया नॉर्मल या नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। इसमें अब इसे ग्रो कराया जा रहा है। ये चीज़ आपको पता है बेटा, जब भी कभी रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन होते समय, ठीक है, ये जो स्टैंड होती है, ठीक है, ये स्टैंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ओल्ड स्टैंड हमेशा पेरेंटल स्टैंड बनती हैं। अब जितनी भी जनरेशन ये बोलेगा सब में जो है ओल्ड स्टैंड को मैंने ये दिखा दिया पेरेंटल स्टैंड, ठीक है। अब इसने ये देख लेना है आपको टोटल कितने जो है स्टैंड यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है डीएनए मॉलिक्यूल विच पोसेस सम रेडियोएक्टिव थायमिडीन फॉर 3 डुप्लीकेशन, 3 जो है टोटल 3 जनरेशन के बाद बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे तो ये इसका था, ये फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, और ये सेकेंड जनरेशन मान लेते हैं, और ये हम थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो जब भी आप रेप्लिकेशन कभी करते हैं तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि ओल्ड स्टेन तो हमेशा जो है
जो भी ओल्ड स्ट्रेन होती है वो तो फिक्स रहती है, बट हर बार में जो है जो सिंथेसिस होती है न्यूली स्ट्रेन का वो मीडियम से होता है। तो यहाँ पे बेटा जो है ये जो स्ट्रेन बनेगी ये जो है मीडियम इसका नॉर्मल है, तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए बन गए दोनों, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं। सेकेंड जनरेशन पे आप देखेंगे ये ओल्ड तो 2 स्ट्रेंड है ही, इन पे तो जो है बनेगा ही, इसके अलावा भाई 2 स्ट्रेंड ये वाले भी ओल्ड हो जाएंगे इस जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे मीडियम में ये टोटल ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं 4 मॉलिक्यूल बन गए। इसके बाद फिर ये रेडियो एक्टिव थायमिडीन फिक्स ही है क्योंकि हमने शुरू में लिया था, तो 2 मॉलिक्यूल तो ये बनेंगे ही। लेकिन ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं नॉन रेडियो एक्टिव वाले थ्रेड, ये जो है यहाँ पे जो है ओल्ड के जैसे बिहेव करेंगे, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल जो मॉलिक्यूल बन जाएगा हर एप्लीकेशन में डबल हो जाता है, तो यहाँ पे टोटल 4 मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे जो है हो जाएगा 8 मॉलिक्यूल। कितने हो जाएंगे? 8 मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने? 8 मॉलिक्यूल। अब 8 मॉलिक्यूल में आप खुद देखिए, चाहे जो है 3rd जनरेशन हो चाहे 4th जनरेशन हो, हर जनरेशन में रेडियो एक्टिव थायमिडीन जो है कितना है, तो यहाँ भी जो है ये 2 मॉलिक्यूल ही हैं, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ही हैं, और शुरू में तो ये 2 मॉलिक्यूल थे ही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सच मॉलिक्यूल। यहाँ पे 16 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच विद इट्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के साथ में। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दिखाया गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दिखाया गया है 44 जो है ऑटोसोम प्लस XXY, 44 ऑटोसोम प्लस XXY। ठीक है, तो आपको पता है क्लाइनफेल्टर में टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं और एबनॉर्मलिटी होती है एक जो है X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है। जबकि इसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस, ये भी जो है आपको पता है X लिंक है, ये गलत हो जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये RH फैक्टर्स से रिलेटेड होता है, तो ये भी X लिंक नहीं है। डाउन सिंड्रोम में भी आपको ये गलत बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो है ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं बच्चों हम लोग, तो 18 क्वेश्चन में बताया गया है इफ द डीएनए स्ट्रैंड है नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, आपको ये नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस बताया गया है। आपको ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो है आप कंप्लीमेंट्री बना लेते हैं। जब भी जो है mRNA बनाते हैं, बस एडेनिन की जो है थायमिन की जगह वहाँ यूरेसिल कर देते हैं, तो इससे जो बनेगा ये हो जाएगा थायमिन होता, अगर डीएनए होता तो mRNA, तो यूरेसिल बनेगा। थायमिन की जगह एडेनिन, एडेनिन बनेगा। गुआनिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह गुआनिन बनेगा। थायमिन की जगह जो है सामने यहाँ पे कंप्लीमेंट्री हो जाएगा एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन के कंप्लीमेंट्री साइटोसिन, फिर थायमिन का कंप्लीमेंट्री एडेनिन, साइटोसिन का कंप्लीमेंट्री गुआनिन, एडेनिन का कंप्लीमेंट्री आप देखेंगे यहाँ पे जो है यूरेसिल, और थायमिन का कंप्लीमेंट्री एडेनिन, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन। तो ये यहाँ पे जो है आप देखते हैं तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, UAACGG, ठीक है, फिर AACA, ठीक है, आप मैच करेंगे तो मिल जाएगा आपको। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन व्हाई हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली ऑब्जर्व इन ह्यूमन मेल देन इन फीमेल इज ड्यू टू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो ये डिजीज जो होती है बेटा, ये होती है X लिंक रिसेसिव डिजीज। ठीक है, X लिंक रिसेसिव डिजीज होती है, और X लिंक रिसेसिव डिजीज के होने से, ठीक है, आप जानते हैं कि ये मेल में ज्यादा देखने को मिलती है, मेल में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही X क्रोमोसोम मेल में होता है सेक्स क्रोमोसोम का, और एक पे ही जो है डिजीज हो जाती है। जबकि फीमेल में जो है ये रिसेसिव डिजीज होने से और X लिंक होने से एक X के जाने पे ये डिजीज जो है उनमें नहीं होती, उनके लिए होना चाहिए 2 X। तो इसीलिए X लिंक रिसेसिव डिजीज होने से मेल में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगर देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन, तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप फाउंड दैट व्हेन जीन बियर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन बियर वेरी टाइटली लिंक्ड, और वह जीन जो ज़्यादा टाइटली लिंक थे, आपको पता है वो रिकॉम्बिनेशन तो दिखाते थे, 1.3% का रिकॉम्बिनेशन दिखाते थे। एनसीईआरटी में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो ये
जो है वेरी लो रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसमें थ्योरेटिकली ये नॉर्मल फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड व्हेन ए पार्टिकुलर सबस्टेट ट्रांसफॉर्म इन टू प्रोडक्ट बट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। अब इसमें आपको बोल रहा है कि इस चीज को, इतने पॉइंट को आप फोकस करिएगा तो फिर आपके आंसर निकल के आएंगे आसानी से। अगर कह रहा है कि नॉर्मल फिनोटाइप वाला जो होता है ऑर्गेनिक, वो जो है किसी भी जब एक्सप्रेशन अपना दिखाएगा तो किसी भी जो है पार्टिकुलर सबस्टेट को, किसी भी पार्टिकुलर सबस्टेट को प्रोडक्ट में बदल देता है, जो नॉर्मल फिनोटाइप वाला है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें फिनोटाइप अफेक्टेड हो सकता है? फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, इस चीज को फोकस करिएगा। तो आप खुद सोचिए, व्हेन द मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम। अब आप खुद सोचिए, मॉडिफाइड एलील अगर पाइसम सटाइवम के केस में हम लोग देखें, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो है कैपिटल टी एक पेरेंट, स्मॉल टी दूसरे पेरेंट के क्रॉस करने से यहाँ पे F1 जनरेशन में ये इंडिविजुअल बन रहे हैं। अब ये कैसे हैं? ये मॉडिफाइड एलील हैं। कैसे हैं? मॉडिफाइड एलील हैं और ये जो है नॉर्मल एंजाइम बनाने से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर दैट इज टॉल वाला ही इन्हें दिखता है। तो टॉल वाला जब इनको दिखता है अपने जो है पेरेंटल जनरेशन के जैसे ही दिख रहे हैं डोमिनेंट वाले, तो इसमें फिनोटाइप अफेक्टेड नहीं हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फिनोटाइप में भी अफेक्टेड होगा, तो ये आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें, व्हेन द मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम। अब अगर हम मॉडिफाइड एलील को देखते हैं तो मॉडिफाइड एलील, भाई मॉडिफाइड एलील ये भी है जो नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, तो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा तो अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन इसने पूछा है कि अफेक्टेड कौन सा होगा, तो इस केस में जब आप देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, तो उसमें जैसे कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, मिराबिलिस जलापा का ये देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज ये हो गए मॉडिफाइड। अब ये मॉडिफाइड एलील जो हैं ये क्या होते हैं कि ये जो है सफिशिएंट एंजाइम नहीं बना पाते, इनके पास नॉन फंक्शनल एंजाइम होता है, जिससे जो है ये जो है पिंक कलर के हो जाते हैं। और ये पिंक कलर के जो हो जाते हैं तो इसलिए इनका फिनोटाइप कैसा हो गया? अफेक्टेड हो गया। मॉडिफाइड एलील ने जो है होना चाहिए था मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग, एक पेरेंट को तो फॉलो ही करना चाहिए कैपिटल आर को, और इसे होना चाहिए रेड, बट यहाँ पे हो गया ये पिंक। और अगर ये पिंक हो गया यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पिंक हो गया तो आप खुद सोचिए कि इसका फिनोटाइप क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया, ठीक है। तो नोटिस करिएगा इस चीज को कि व्हेन द मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम देन फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप मेंडल के जो है केस में देखते हैं तो यहाँ पे जो है कैपिटल टी स्मॉल टी के केस में यहाँ पे अफेक्टेड नहीं हुआ है, बट इस केस में अफेक्टेड, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जितने भी शो करते हैं उनमें अफेक्टेड हो जाता है, तो मे बी अफेक्टेड, तो आंसर इसका आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नोटिस करिएगा इसमें सी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। व्हेन द अनमॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस नो एंजाइम, भाई कैपिटल टी ये भी अनमॉडिफाइड है, स्मॉल टी ये भी अनमॉडिफाइड है। अब अनमॉडिफाइड एलील नो एंजाइम, कोई एंजाइम ही नहीं बनाते शुरू से ही, तो इनमें जो है पहले भी अफेक्टेड नहीं था, बाद में भी अफेक्टेड नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, इसको अप्रोप्रिएट फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर इसका बी करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज करिएगा, एनसीईआरटी बुक को भी देखिएगा तो वहां भी आप अच्छी तरीके से क्लियर कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल ड्रॉ सम कंक्लूजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब मेंडल ने जो है ऑब्जर्वेशन किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, उसमें उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला था, दैट इज कुछ निष्कर्ष निकाला था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, ठीक है, ये बात उनकी सही थी। पूछा है नॉट करेक्ट, नोटिस करिएगा। फैक्टर अकर्निंग पेयर, ये भी बात सही थी। इन ए सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, नहीं, यहाँ पे सिमिलर नहीं डिसिमिलर उन्होंने बोला था। डिसिमिलर पेयर में जैसे एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ये डिसिमिलर पेयर है, तो एक पेयर जो है एक मेंबर इसमें से डोमिनेट होता है, जैसे कैपिटल टी डोमिनेट होता है, तो ये सिमिलर यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ये बात गलत है,
याद रखिएगा। और आंसर नॉट करेक्ट ही पूछा था तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ये भी 3:1 का रेशियो, ये भी बात सही थी। तो आंसर आपका जो है, इस चीज को नोटिस करिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज इनकरेक्ट। अब ज्यादातर बच्चे इसमें जो है गलती तब कर जाते हैं जब इस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस नहीं करते। आप प्रैक्टिस करते समय जितने भी आपके यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उसमें आप इस चीज को जरूर फोकस किया करिए जब ऐसे करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में हम लोगों ने ये देखा था, कभी कभी फ्लुएंसी में जब वहां पे टाइम का भी प्रेशर होता है तो उस टाइम पे छोटी सी गलती कर जाते हैं। वहां पे पहले तो उन्होंने इनकरेक्ट देखा, फिर जब आप पढ़ने लगते हैं तो वहां पे कुछ करेक्ट होते ही, क्योंकि एक ही इनकरेक्ट होगा, दो ही इनकरेक्ट होगा। अगर इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शन वाले होंगे तो वहां पे आप करेक्ट सोच के टिक लगा देते हैं, बट वो पूछ रहा है इनकरेक्ट, या जब करेक्ट जो है पूछ रहा होता है तो इनकरेक्ट सोच के लगा देते हैं। तो ये जो है गलती ना हो, इसलिए जो है फोकस कर लिया करिए आप इस पे। अब बोला है इसने इनकरेक्ट कौन सा है, एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय जीन आई, ये बिल्कुल बात सही है, बट इसने करेक्ट पूछा है तो ये बात तो सही है, ये आंसर में आपकी इंक्लूड हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है उसने, क्या पूछा, इनकरेक्ट, तो ये बात क्या हो गई कि एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय द जीन फर्स्ट से कंट्रोल होता है, ये बात सही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो है मिस हो रहा था, ये बात तो इनकी सही है बट ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना है जीन फर्स्ट हैज 4 एलील, नहीं ये बात इनकी गलत है तो आंसर ये आपका सही हो जाएगा। आई बी प्रोड्यूस सेम टाइप, नहीं सेम नहीं डिफरेंट टाइप के बनाते हैं शुगर, तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल आई और I0 प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, नहीं ये भी सेम ही एलील है, इसके जो है डिफरेंट फॉर्म अलग अलग लिखा गया है दो तरीके से, बट दोनों एक ही होते हैं, तो ये जो है कोई शुगर बनाते ही नहीं है। यहाँ पे स्मॉल आई I0 वाले कोई शुगर ही नहीं बनाते हैं, बस ये बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप का शुगर बनाएगा, तो ये इनकरेक्ट पूछा, इसलिए आपका ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन जो है जैसे पूछ रहा है उसे अकॉर्डिंग। फिर आई आर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नहीं ये दोनों को डोमिनेंस शो करते हैं, तो ये भी बात गलत हो गई, इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो आंसर आपका जो आएगा इनकरेक्ट होंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये हो जाएंगे डी आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन, व्हेन टू आर मोर नॉन एलेलिक जीन पेयर अफेक्ट द सेम कैरेक्टर, ठीक है। दो जो है नॉन एलेलिक जीन पेयर हैं अफेक्ट द सेम कैरेक्टर इन द सेम वे, इट इज कॉल्ड। अब जो है दो या दो से अधिक जीन हैं और एक ही कैरेक्टर को जो है शो करते हैं, तो ऐसा होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में यही चीज होता है बेटा कि जब जीन जो है ज्यादा हो और कैरेक्टर एक हो, एक कैरेक्टर को ज्यादा जीन जब जो है फॉलो करें तो इसे आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग, दे वर्क विद, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ड्रोसोफिला का, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 में, इन सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, बिल्कुल सही बात है, कॉजिंग चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। जब कभी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है तो आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं, ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जीन में ऐसा होता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी आंसर होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड वेरिएंस, ये बीटा चेन पे होता है, इसने अल्फा बोल दिया इसलिए ये गलत हो गया। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर हाई ऑक्सीजन, नहीं लो ऑक्सीजन पे होता है, इसलिए ये भी बात गलत हो गई। अल्फा ग्लोबिन चेन इज मॉडिफाइड, नहीं बीटा ग्लोबिन चेन मॉडिफाइड होती है, तो ये तीनों आंसर इसीलिए गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैच द टर्म, मैचिंग का क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। डोमिनेंस ए, डोमिनेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, इन ये हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है, तो ए का हो गया सेकंड। कोडोमिनेंस इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली, इसे कोडोमिनेंस ही होता है, जैसे IA और IB के केस में होता है AB ब्लड ग्रुप में। प्लियोटॉपिक और पॉलीजेनिक, अभी पॉलीजेनिक का क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने एक ऊपर किया है कि जो है एक से दो से ज्यादा जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को शो करें,
ठीक है। तो ये पॉलीजेनिक होता है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। और प्लियोटॉपिक में इसी का जस्ट एंटागोनिस्टिक ही कह सकते हैं, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। कि सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, ठीक है। जीन एक होता है, कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं, तो ये प्लियोटॉपिक होता है। तो 27 का आंसर मैचिंग से आप ऐसे लगा लेंगे, ए का सेकेंड, ठीक है, ए का सेकेंड और बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का हो जाएगा फर्स्ट, तो आंसर नंबर हो जाएगा 20 का, ठीक है। मैचिंग क्वेश्चन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चों, क्योंकि इस समय नीट में मैचिंग के कई क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो और इसमें आप प्रैक्टिस करके अपनी फ्लुएंसी बढ़ाइए, जैसे स्पीड आपकी मेंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का है, ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जीन आर लिंक, ये दोनों जीन लिंक हैं। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इन ए क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ई स्मॉल बी स्मॉल। अब इसमें जो है आप पुनेट स्क्वायर का एक ऐसे चार्ट बनाइए, और इसने जो है ऑलरेडी जीनोटाइप को दे रखा है। अब एक चीज को आप ध्यान रखना है बेटा कि कभी भी जो है दो जीन जो लिंक में होते हैं तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए कहीं अलग हो जाए और बी अलग हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सेपरेट नहीं होंगे, तो सेपरेट नहीं होंगे तो जहां पे भी जो है ए बी वाले रहेंगे, जहां भी ए बी वाले रहेंगे वो जो है उसके दूसरे वाले के साथ में जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी जो है आप इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे तो आपको एक में दिखाया गया कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरे में जो है दिखाया गया स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। और जो है इनका जो क्रॉस कराया गया, ठीक है, क्रॉस जीनोटाइप जैसे आपको यहाँ पे इतने दे रखा था जीनोटाइप प्रोजेनी का, एक में आपको क्रॉस कराया गया स्मॉल ए स्मॉल बी और फिर जो है स्मॉल ए स्मॉल बी। अब सिंपल भी अगर आप देखें कि ये सेपरेट नहीं होगा, जो है ये सेपरेट नहीं होगा, ए के साथ बी हमेशा होना है, ए के साथ कैपिटल बी हमेशा होना है। इस चीज को आप नोटिस करिए, अगर पुनेट स्क्वायर से ना भी करें और चारों ऑप्शन को अगर आप रीड करें तो भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, लिंक जीन कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप देखिए पहले ऑप्शन में कैपिटल ए तो दिया गया है लेकिन बी को यहां से हटा दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी दिया गया है, तो इसका मतलब ये दोनों लिंक में है, एक साथ में हैं, बिल्कुल सही बात है। और फिर जो है स्मॉल ए स्मॉल बी ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसमें दिखाया गया कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी तो होगा, लेकिन जो है जब प्रोजेनी होंगे, ठीक है, प्रोजेनी जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसके साथ में स्मॉल बी तो लिंक में होंगे नहीं, तो स्मॉल कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए तो जरूर आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आंसर भी नहीं होगा। कैपिटल ए कैपिटल बी तो होगा लेकिन दोनों यही नहीं होंगी, स्मॉल ए वाला भी आएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। सिंपल, आप सोच सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चन, ये टॉल ट्रू ब्रीडिंग garden pea plant is crossed with the dwarf true breeding garden pea plant when the F1 plant bear self-fed the resulting genotype। सिंपली ये जो आप मेंडल के क्रॉस पढ़ते हैं, जैसे कैपिटल ई मोनोहाइब्रिड को स्मॉल टी जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो जो इंडिविजुअल बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनकी जो है ये होती है F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन की जब भी कभी आप सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग कराने पे जो इनकी गैमेट बनते हैं पुनेट स्क्वायर में, इस पर तो अच्छी खासी प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इसमें जो पुनेट स्क्वायर में बेटा गैमेट बनेंगे ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें जो पहला इंडिविजुअल होगा कैपिटल टी का, दूसरा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी का, तीसरा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी का और चौथा होगा स्मॉल टी का, ठीक है। अब इसमें जो इंडिविजुअल बने, एक तो बन रहा है कैपिटल टी का, ये जो है दूसरा बनेगा, दो बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के और एक बनेगा स्मॉल टी के, और ये होंगे टॉल कैसे होमोजाइगस वाले, ये होंगे दोनों टॉल होंगे लेकिन ये दोनों होंगे हेट्रोजाइगस वाले, और ये होंगे डॉर्फ होंगे, और डॉर्फ वाले कैसे होंगे होमोजाइगस वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए 1:2:1 का। उसके बाद अगर हम लोग देखें ये कलर ब्लाइंड डॉटर इज बॉर्न, यहाँ पे डॉटर जो हो रही है वो कलर ब्लाइंड हो रही है, कब हो सकती है ये कंडीशन, तो इसको जो है जो क्वेश्चन जब भी कभी ऐसे ही आए तो एक पुनेट स्क्वायर का आप चार्ट बनाएं,
और इसमें जो है आप डॉटर को अंदर ऐसे रख दें, ठीक है, क्योंकि यक्स और वाई मान लीजिए हमने यहाँ पे फादर को दिखा दिया, यहाँ पे मदर को दिखा दिया, ये हो गए फादर और ये इधर हो गया मदर। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल बनते हैं ये यक्स और वाई बनेगा, यक्स और जो है वाई बनेगा। अब यहाँ पे जो है कह रहा है कलर ब्लाइंड डॉटर किस केस में हो सकते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंड डॉटर तभी हो सकते हैं, कलर ब्लाइंड डॉटर तभी हो सकते हैं बेटा जब किसी जो है इस एक्स पे भी जो है जीन रहे और इस एक्स पे जीन रहे, क्योंकि कलर ब्लाइंड जो है रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो दोनों एक्स पे तभी आएगा जब ये फादर जो है कलर ब्लाइंड रहे और मदर जो है कम से कम कैरियर तो रहे ही, कम से कम कैरियर तो रहे ही। तो अब इसमें जो है फादर को कैसा होना चाहिए था, कलर ब्लाइंड, ठीक है, और मदर जो है कम से कम कैरियर तो होना ही चाहिए। तो आंसर इसका सही हो जाएगा, मदर इज कैरियर, फादर इज कलर ब्लाइंड, तो डी आंसर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बेटा, अब इस क्वेश्चन पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था। जब आप जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ पे वाटसन और क्रिक का जो इमेज बना हुआ है, मुस्कुराती हुई बढ़िया फोटो दिखाई गई है, उसमें उनके डिटेल लिए गए हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो वहाँ पे जो है जेम्स डेवे वाटसन जो हैं, इन्होंने जो पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की थी, ठीक है, 1950 में, याद होना चाहिए आपको, पीएचडी की डिग्री जो इन्होंने ऑब्टेन की थी 1950 में, उन्होंने जो है द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, इस पे जो है उन्होंने जो है ये पीएचडी अपनी ऑब्टेन की थी। तो आंसर इसका 31 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं बच्चों, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 एलील ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप, देयरफॉर ये टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप और फॉर्म दच हाउ मेनी फिनोटाइप आर पॉसिबल ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप। इसमें जो है कितने फिनोटाइप हो गए, 6 डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं, पता। फिनोटाइप बच्चों इसमें 4 होते हैं, फिनोटाइप इसमें जो है 4 होते हैं, फिनोटाइप 4 कौन से भाई, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है और ओ ब्लड ग्रुप, यही हो गए 4 फिनोटाइप इसकी। जबकि इनके जीनोटाइप जो है 6 हो सकते हैं। एनसीईआरटी बूस्टर में उस ब्लड ग्रुप के चार्ट को आप देखेंगे तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ए ब्लड ग्रुप के कैसे हो गए भाई, आई ए आप देखते हैं और आई ए हो सकता है, और क्या हो सकता है, आई ए हो सकता है और आई जो है वो हो सकता है, तो 2 ए के ही हो गए। ऐसे सेम टू बी के भी जीनोटाइप हो जाएंगे, आई जो है आई बी और जो है आई बी, और एक हो जाएगा आई बी और इस जो है आई जीरो। तो आप खुद चुके 2 जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जीनोटाइप ये, 2 जीनोटाइप ये, 4 ये हो गए, ठीक है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को जीनोटाइप पे कंफ्यूजन हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये आई ए एक बनेगा, एक आई बी बनेगा, तो एक जीनोटाइप ये बनेगा और ओ के लिए जो जीनोटाइप बनेगा वो स्मॉल आई या आई जीरो या आई जीरो हो सकता है। तो टोटल जीनोटाइप देखें 2 2 4 और 2 6 जीनोटाइप, 6 जीनोटाइप और फिनोटाइप ए बी और ए बी ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे फिनोटाइपिकली दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिजीज इज, ठीक है। अब ये आपको जैसे आप पुनेट स्क्वायर से या जो है आप पेडिग्री वाले चार्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर हो रही है फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएं तो इस केस में यहाँ पे मैंने दिखा दिया कुछ डॉटर हैं और सपोज दैट कुछ सन को मैंने दिखा दिया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये डिजीज जो ट्रांसफर हो रही है कैरियर फीमेल, ठीक है। अगर मैं इसको पहले ऑटोसोम मान के चलूँ, क्या मान के चलूँ, ऑटोसोम मान के चलूँ, ठीक है। तो ऑटोसोम अगर मैं मान के चल रहा हूँ तो ये कैरियर बता रहा है, मतलब एक ही एक्स पे ये डिजीज है, दोनों एक्स पे ये डिजीज नहीं है। एक ही एक्स पे ये डिजीज है, दोनों एक्स पे डिजीज नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, कैरियर और ये कैसी है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, नॉर्मल है और कैरियर है। अब इस चीज को आप सोचिए कि नॉर्मल है और कैरियर है
और ये डिजीज नॉर्मल है, कैरियर है, मतलब डिजीज वाली नहीं है, इसका मतलब ये डिजीज कैसी है, रिसेसिव है। कैसी है, रिसेसिव है। अब ये जो है रिसेसिव है तो ये डोमिनेंट वाले दोनों ही कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बता रहा है कि जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर फॉर्म में फिनोटाइपली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, तो कैरियर है और नॉर्मल है, तो ये जो है केवल रिसेसिव के केस में ही होता है, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो कैरियर वाला अफेक्टेड होता है, नॉर्मल नहीं होता। तो ये डिजीज हो गए रिसेसिव, एक चीज तो क्लियर है। तो ए और सी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक रिसेसिव है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फादर के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, इसलिए जो है इसको हम मान लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब अगर जो है ये डिजीज ट्रांसमिट करे, आपको पता है जब भी कभी जो है सन का फॉर्मेशन होता है तो एक जो है इसे फादर से तो वाई क्रोमोसोम मिलता है और मदर से एक्स मिलता है, और अगर एक्स इससे मिल गया ये वाला इफेक्टेड वाला तो ये हो गया डिजीज वाला, और दूसरे वाले को सपोज करिए कि जो है इससे एक्स मिल गया नॉर्मल वाला तो ये जो है अफेक्टेड नहीं होगा, ये जो है अफेक्टेड नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब इस केस में आप देखेंगे कि ये सेक्स लिंक रिसेसिव का पैटर्न फॉलो हो रहा है, याद रखिए यही सही होगा। अगर जो है इसमें आप सोच रहे हो कि ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो याद रखिएगा कि एक सिंगल कैरियर रिसेसिव होते हुए ऑटोसोमल के केस में किसी भी इंडिविजुअल को डिजीज नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि एक सिंगल ऑटोसोम जो है रिसेसिव वाला डिजीज आगे कभी फैला ही नहीं सकता, उसके लिए 2 जीन होने चाहिए जो है रिसेसिव वाले, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल इसलिए नहीं होगा, सेक्स लिंक रिसेसिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAB, जीनोटाइप दिया गया, वुड शो द ब्लड ग्रुप AB, दिस इज बिकॉज ऑफ। अब AB ब्लड ग्रुप, इसका मतलब A ने जो अपनी शुगर का फॉर्मेशन किया RBC के मेम्ब्रेन के ऊपर, B ने जो शुगर का फॉर्मेशन किया, और दोनों ने अपना इफेक्ट दिखाया, तो इसलिए जो है दोनों ने दिखाया, इसलिए इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन, ये क्रॉस बिटवीन 2 टॉल प्लांट रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू डॉर्फ प्लांट, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्रॉस कराया गया है 2 टॉल प्लांट के बीच में, ठीक है, और हैविंग फ्यू डॉर्फ प्लांट, कुछ डॉर्फ प्लांट भी। अब 2 टॉल प्लांट के बीच में जो है क्रॉस कराया गया, 2 टॉल के बीच में क्रॉस कराया गया है, और जो है यहाँ पे जो इंडिविजुअल इसको मिल रहे हैं उसमें से कुछ इंडिविजुअल ऐसे ही हैं डॉर्फ भी हैं। कैसे हैं? डॉर्फ भी हैं। व्हाट विल बी द जीनोटाइप, आपको पता होना चाहिए कि जो है डॉर्फ इंडिविजुअल मिलते हैं F2 जनरेशन में। कब मिलते हैं? F2 जनरेशन में, और टॉल और डॉर्फ का रेशियो होता है 3:1, और इस केस में जब ये टॉल और डॉर्फ जो है इंडिविजुअल F2 में बनते हैं तो इनके पेरेंट जो होते हैं वो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t। अगर मैं जो है लंबाई का देख रहा हूँ जिन जो है करेक्टर, तो यहाँ पे ये दोनों होने चाहिए, हेड हो जाएगा, तभी ही कुछ जो है यहाँ पे टॉल मिलेंगे, तभी जो है कुछ टॉल मिलेंगे। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इस चीज को आप रिमाइंड करके रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस यू गेट 9 राउंड येलो, 9 इंडिविजुअल राउंड येलो के मिल रहे हैं, ठीक है, और जो है कैसे मिल रहे हैं? राउंड येलो मिल रहे हैं। 3 इंडिविजुअल यहाँ पे मिल रहे हैं रिंकल येलो के, कैसे मिल रहे हैं? रिंकल येलो के। 3 इंडिविजुअल जो है यहाँ पे जो है रिंकल येलो को पहले जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो दिया गया राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन, क्या मिल रहे हैं? राउंड ग्रीन मिल रहे हैं। 3 इंडिविजुअल यहाँ पे बच्चों मिल रहे हैं रिंकल येलो के, और 1 इंडिविजुअल मिल रहे हैं रिंकल और ग्रीन के, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कंडीशन जो है कब फॉलो होती है? आप खुद सोचिए, ये हो गया पेरेंटल टाइप, ये हो गया पेरेंटल टाइप, ये दोनों हो गए नॉन पेरेंटल। राउंड येलो और रिंकल ग्रीन ये दोनों पेरेंटल हैं। राउंड से येलो वाला निकल के, राउंड से येलो वाला निकल के भाई इसके पास में चला गया है रिंकल के साथ में, और जो है फिर जो है आप ये कह सकते हैं येलो इससे पेरेंटल टाइप से निकल के रिंकल के साथ में चला गया, दैट इज नॉन पेरेंटल हो गया, याद रखिएगा, ठीक है, नॉन पेरेंटल हो गया यहाँ पे। अब जो है इस चीज को अगर आप देखें कि जो है इसमें फिर ये आप देखते हैं ये जो 3 इंडिविजुअल बन रहे हैं राउंड और ग्रीन वाले,
ये रिंकल येलो, ये राउंड ग्रीन। अब जो है यहाँ से ये ग्रीन वाला निकल के इसके साथ में आ गया। ये तभी हो पाता है जब इंडिपेंडेंटली कोई भी एलील सेग्रीगेट हो जाए एक तरीके से। और ये आप जो है मेंडल की थर्ड लॉ में आप पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही बताया जाता है कि पेरेंटल जीन से जो एलील होते हैं वो इंडिपेंडेंटली निकल के जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होता है डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। द एलील ऑफ टू जीन आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, देख देते हैं बच्चों हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। It is said that Mendel proposed that the factor controlling any character is discrete and independent। अब इस पॉइंट पे आप फोकस करिएगा। मेंडल ने जो है प्रपोज किया था जो फैक्टर कोई भी है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। कैसा इंडिपेंडेंट? हिज प्रोपोजिशन वाज बेस्ड ऑन, किस पे आधारित थी? तो रिजल्ट ऑफ F3 जनरेशन ऑफ क्रॉस। नहीं, F3 जनरेशन की जरूरत नहीं थी। बस उन्होंने क्या देखा था कि कोई भी जो है कैरेक्टर डिस्क्रीट इंडिपेंडेंटली जो है एक तरीके से शो कर सकता है अपने जो है कैरेक्टर को। दैट इज अ फैक्टर कोई भी है जो कंट्रोल करे किसी भी कैरेक्टर को, कैसे? डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंटली। ठीक है, बी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं बच्चों। ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शोज ओनली वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग। बिल्कुल सही बात है। मेंडल ने क्या देखा कि जो है जब F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में किसी भी जनरेशन में उन्होंने देखा कि कोई भी कैरेक्टर शोज ओनली वन कैरेक्टर। ठीक है, अब ये F1 की बात कर रहे हैं कि जो है कोई भी टू कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर जो थे वो क्या दिखा रहे हैं? ओनली वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग, किसी बिना ब्लेंडिंग के एक कैरेक्टर को दिखा पाते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों कैरेक्टर यहाँ पे जब इंडिविजुअल बना तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता है कैपिटल टी भी बनेगा, कैपिटल टी भी बनेगा, स्मॉल टी भी बनेगा। बस ये 1 ये 2 ये 1। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो है दो कैरेक्टर कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर जैसे टॉल और डॉर्फ वाले हो गए। ठीक है, इसमें ओनली वन कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर बिना किसी ब्लेंडिंग के जो है दिखाई दे रहा है। चाहे अगर जो है हम F1 जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे टॉल वाला कैरेक्टर दिखाई दे रहा है बिना किसी ब्लेंडिंग के। दैट इज प्योर 100% इस पेरेंट को ही फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि इस पेरेंट का भी कुछ कैरेक्टर आ जा रहा है। तो केवल इंडिपेंडेंटली जो है, जबकि आप खुद देखते हैं जीनोटाइप में ये भी है बट इंडिपेंडेंटली किसी एक पेरेंट के कैरेक्टर को ही फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब मेंडल ने जो बताया था कि फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट, मतलब इस पे वो डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे सी और डी नहीं होगा, क्यों? इस चीज को भी देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग। इससे जो है कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। जो वो कहना चाह रहे हैं कि एक कैरेक्टर जो भी डिस्क्रीट होता है कंट्रोल करता है, किस फैक्टर जो कंट्रोल करता है कैरेक्टर को डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट होता है। F1 जनरेशन के जो है जो ऑफस्प्रिंग है सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग, तो F2 जनरेशन मिलेंगी, इससे भी नहीं वेरीफाई कर पाएंगे। डी क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन विद रिसेसिव पेरेंटल, जो है क्रॉस पॉलिनेशन F1 जनरेशन कराएं विद रिसेसिव पेरेंटल, तो ये टेक्स्ट क्रॉस हो जाएगा, इससे भी जो है आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बस वो आपको इस चीज को फोकस करना है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो मेन पॉइंट पे आपको जाना होता है, जो ये कह रहे हैं कि कोई एक फैक्टर है जो क्या कंट्रोल कर रहा है, किसी कंट्रोल एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट, किसी कैरेक्टर को जो है इंडिपेंडेंटली, और डिस्क्रीट मतलब होता है पृथक, अलग तरीके से वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्या हो जाएगा कि इसी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है बिना किसी ब्लेंडिंग के, तभी वो इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन विद O ब्लड ग्रुप have A and B blood group respectively, what will be the genotype of both mother and father। यहाँ पे जो है मदर और फादर का जीनोटाइप आपको बताना है। अब यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर से ऑफस्प्रिंग को बना देते हैं, उसने बता के भी रखा है। मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन विद O ब्लड ग्रुप हैव A एंड B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। जो है फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो A है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो B है, और इसका ब्लड ग्रुप O है। अब O है तो मैं ऑफस्प्रिंग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो है I, ठीक है, ये I
जीनोटाइप मैं इनका दिखा देता हूँ। इस तरीके से इंडिविजुअल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, वो ब्लड ग्रुप तभी होगा जब जो है जीनोटाइप I0 I0 हो। क्या हो? I0, ये इंडिविजुअल बन गया, इसका ब्लड ग्रुप हो गया O, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो हो गया O इस इंडिविजुअल का। अब ये जो है किस कंडीशन में बन सकता है आप खुद सोचिए। जैसे आप सपोज करिए इसका ब्लड ग्रुप A है अगर, तो A ब्लड ग्रुप के केस में एक जो है जीन मान लीजिए I0 का है, दूसरा जो जीन है वो IA का है। तो आप खुद सोचिए I0 और IA, अगर इसका भी आप देखेंगे कि जो है I जो है कैसा होना चाहिए, IB आप कह सकते हैं और I0, तभी इंडिविजुअल बनेगा इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे IB डाल दिया और यहाँ डाल दिया I0। अब I0 और I0 मिलके ये O ब्लड ग्रुप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये इंडिविजुअल कैसे होने चाहिए, जो है ये हेट्रोजाइगस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? हेट्रोजाइगस। तो पेरेंट ऐसे होंगे, अगर ये मिनिमम कंडीशन फॉलो होती है, अगर ऐसा होना चाहिए तभी इंडिविजुअल ओ ब्लड ग्रुप वाला बनेगा। इस केस में ये दोनों हेट्रोजाइगस हो गए, तो मदर इज होमोजाइगस नहीं, मदर इज हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज होमोजाइगस। होमोजाइगस कोई नहीं, दोनों को हेट्रोजाइगस होना चाहिए। बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। कंसीडर ये जीन दैट had two allele and show complete dominance when two heterozygote for this gene bred, they have 25% chance of producing a homozygous recessive offspring. The next time they breed, what are the chances that they will once again have a homozygous recessive progeny? ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या क्या रहा बेटा कि कंप्लीट डोमिनेंसी दिखा रहा है। पहली बात तो जैसे पाइसम सेटाइवम केस में हाइट का जो है करेक्टर दिखाया जा रहा था, कंप्लीट डोमिनेंसी शो करता था। जैसे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों होमोजाइगस हो गए। जब फिर क्या कह रहा है कि व्हेन टू हेट्रोजाइगस ऑफ दिस जीन ब्रेड, तो हेट्रोजाइगस ये तो पेरेंटल टाइप हो गई। अब हेट्रोजाइगस दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये जो है हेट्रोजाइगस फॉर दिस जीन ब्रेड, ठीक है। जब ये जो है जन्म लेते हैं, दे हैव 25% चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग ये होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो ये है, अब ये इंडिविजुअल ये ऑफस्प्रिंग को बता रहा है। ये जो है इनमें इनके ऑफस्प्रिंग दोनों के जो है बने हैं और इनके पास कह रहा है कि इनके पास जो है कैपेसिटी है, दे हैव 25% चांस टू प्रोड्यूसिंग ये होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग। तो जब ये जो है सेल्फिंग आप कह सकते हैं जब करेंगे तो इनके पास कैपेसिटी है कि ये जो है 3:1 का रेशियो में ये बनाएंगे टॉल और ये बनाएंगे डॉर्फ। क्या बनाएंगे? डॉर्फ। तो ये हो जाएगा जो है 75% और ये हो जाएंगे 25%। 25% कैसे होंगे? डॉर्फ, लेकिन ये स्मॉल टी होते हैं तो होते हैं ये होमोजाइगस। क्या होते हैं? होमोजाइगस। तो 25% चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग द नेक्स्ट टाइम दे ब्रीड। अगली बार जब उनकी ब्रीडिंग कराएं, व्हाट आर द चांस दैट दे विल। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कराते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी भी कराएं, लेकिन आप हेट्रोजाइगस का कराएं। कह रहा है नेक्स्ट टाइम जब उन्हीं का कराएं, नेक्स्ट टाइम दे ब्रीड, जब वो अगली बार जब जो है ब्रीडिंग करेंगे या रिप्रोडक्शन करेंगे, तो भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 10 बार कराएंगे। जब इनकी जो है ब्रीडिंग कराएंगे तो रेशियो यही मिलेगा जो है 3:1 का ही, और होमोजाइगस वाले 25% ही बनेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप देखते हैं नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज, ठीक है। नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज जो है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेक्स क्रोमोजोम थैलेसीमिया, चारों ऑप्शन जब कभी भी ऐसे दिखाए दें तो जो आपके समझ में आए पहले उसको आप मैचिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब कोई भी आप मैचिंग करना शुरू कर सकते हैं। जैसे सेक्स क्रोमोजोम आसानी से आप देख ले जाते हैं कि ये होता है एक्स और वाई। थैलेसीमिया के बारे में भी आपको पता है कि ये ऑटोसोमल लिंक जो है डिजीज है। थैलेसीमिया जो है ऑटोसोमल लिंक डिजीज है, ये भी आपको आसानी से पता होता है, ठीक है। क्रोमोजोम 16 और 11 पे जो है इसके जो है जीन्स सैचुरेटेड होते हैं। अब यहाँ पे दो बचे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज। अब इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का है। एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है। और जो है एक ऑप्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है
कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो आपको पता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है और नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इसका आंसर ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का था, ठीक है, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन स्किन कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए 3 जीन थे, ए जीन, बी जीन और सी जीन, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस थे, ठीक है। और 3 सेपरेट जीन कंट्रोल दिस स्टेट। बिल्कुल सही बात है, 3 जीन जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये तीनों जोन इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सिंगल जीन कंट्रोल दिस स्टेट, ये बात हो जाएगी इनकी गलत, नहीं। 3 जीन है, 2 जीन कंट्रोल, ये भी बात हो जाएगी गलत। ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले बाय एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कर, एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा और सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा और जो है फिर फिफ्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, जबकि थर्ड इनकरेक्ट हो गया और फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर इसका फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट जो है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और जो है फिर फिफ्थ वाला, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, इसका मतलब इसका करेक्ट हो जाएगा बी आंसर। क्या करेक्ट हो जाएगा? बी आंसर, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जब देखें तो इसमें आप देखिएगा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछी गई मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर जो है आप यहाँ पे लिखें तो आपको पता है 9:3:3:1 ये रेशियो आया था, ठीक है। ये जो है पेरेंटल टाइप थे, ये भी पेरेंटल टाइप थे, ये आप नॉन पेरेंटल देखे थे, ये भी आप नॉन पेरेंटल देखे थे। 3 और 3 मतलब ये दोनों 6 जो थे ये नॉन पेरेंटल, या आप कह सकते थे नॉन पेरेंटल को ही आप कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो अब जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फार्मूला होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फार्मूला होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट आप डिवाइड करते हैं बेटा टोटल जितने भी होते हैं नंबर ऑफ प्रोजेनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, जितने भी प्रोजेनी होते हैं। तो इसमें आप निकालें तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में इनके जो रिकॉम्बिनेंट थे ये जो है 6 थे और प्रोजेनी टोटल थे 16। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे 6 इज डिवाइडेड बाय 16 तो आ जाएगा 3, 7 और 5। तो आंसर नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेटा आपका ये फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, गिवन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मेजर द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप्ड देयर पोजीशन, ठीक है। तो इसमें टी.एच. मॉर्गन के स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टूडेंट, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन को बेटा हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द थैलेसीमिया इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम एंड नहीं थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम थी। तो आंसर जो है ये वाला करेक्ट नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम सेंट्राइम टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात। सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिकल ये भी उल्टा इसने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी बात दोनों गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर अ म्यूटेशन एट अ जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट टेस्ट की डेट जो आपको ग्रुप पे शेयर की गई है, सिलेबस के साथ में बताया गया है, एनपीटी नेक्स्ट वाला होने वाला है, उसके लिए अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन करिए और उस जो है पेपर को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक के अलावा जो पेपर में क्वेश्चन होते हैं इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे दिए गए नंबर जो हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है 9839988687 पे आप उस जो है क्वेश्चन का
पिक लेके, इमेज लेके हमें आप सेंड कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन के जो है हम आपको एज अ वीडियोज के माध्यम से या तो जो है आपको हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे। तो कोई भी टॉपिक अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो बायोलॉजी में, नीट लेवल तक के किसी भी जो है क्वेश्चंस को समझना हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो, तो हमारे जो है नंबर से हमारे ऑफिस पे वो कांटेक्ट करके क्वेश्चन को भी समझ सकता है, टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आगे के सारे वीडियोज को पाने के लिए इस चैनल को आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।